हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कटिंग चाय पर। मैं हूं आपका होस्ट नदीम और आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट जिनकी वजह से हमारी लाइफ आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी आसान हो चुकी है। अगर हमें कभी घर से स्कूल जाना हो, बाजार जाना हो या फिर कहीं पर भी ये हमारे साथ होते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं सरदार कुलदीप सिंह, अध्यक्ष ऑफ ऑटो रिक्शा यूनियन। जयपुर में 40,000 से भी ज्यादा एक्टिव ऑटो रिक्शाज हैं। उन सभी का मैनेजमेंट, उन सभी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस वो किस तरीके से सुचारू रूप से चलें, वो सभी मेक श्योर करते हैं हमारे कुलदीप सर। तो आज के जो पूरा एपिसोड होने वाला है इसमें हम बातचीत करेंगे सर की पूरी जिंदगी के बारे में, कैसे जो है पूरी जर्नी रही। बहुत सारे अहम सवालों के जो है जवाब जानेंगे, तो बनी रहेगा बिल्कुल एंड तक, क्योंकि आज जो है आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर चाय की चुस्की के साथ शुरुआत करते हैं हमारी आज की बातचीत का सिलसिला। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कटिंग चाय पे। तो सर शुरुआत से शुरुआत करते हैं बिल्कुल कि आपका बचपन कैसा रहा, हम वहीं से एक बार जानना चाहेंगे बिल्कुल कि आपका बचपन किस तरीके से रहा और आप कहाँ पे पले बड़े। हमारा बचपन बहुत बढ़िया रहा। ज़्यादातर हम लोग जयपुर में ही 72 से हम लोग यहाँ पर है और यहीं हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। उस समय इतने ट्रैफिक भी नहीं होता था और इतनी बढ़िया ज़िंदगी थी लोगों की, तो एक दूसरे से मिलान भी हो जा करता था। जी। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि एक दूसरे से आदमी मिल नहीं पाता है। हम्म। पड़ोसी भी रहता है तो उसको भी पता नहीं होता कि हमारा पड़ोसी कौन है। बिल्कुल। पहले हम लोगों में मिलाप होता था, कभी रास्ते में भी मिलते थे तो एक दूसरे को ऐसे मिलते थे जैसे भाई बहन बहुत मिला, टाइम से जानते हो। बहुत टाइम से जानते हो। आज जैसी भागदौड़ जिंदगी देख रहे हैं हम लोग, जी। इसमें क्या है, एक दूसरे को जानता नहीं तो मिलेगा भी कैसे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। पहले छोटा सा तो संख्या बल भी कम होती थी जयपुर में और व्हीकल भी बहुत कम होते थे। जी। हमें कई बार रात को लोगों को जाना भी होता था तो हम लोग खुद जाते थे। कई बार तो हम रात को ढूंढते थे यार ऑटो रिक्शा सवेरे हम चाहिए तो हम बुक करते थे। तो बड़ी मुश्किल से हमें मिलता था, अच्छा। मतलब हमें जाने से पहले ही। और पढ़ाई लिखाई करना, दोस्त यारी इतनी होती थी कि अगर कोई भी नहीं था घर से छोड़ने भी चले जाया करते थे। जी जी आज वो ऐसी स्थिति नहीं है। जी। आज का जो जमाना है, पहले का जमाना बहुत बढ़िया था। साइकिलिंग होती थी, उसी पे आराम से चल जाया करते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। आजकल आप जैसा देखते हैं, ट्रैफिक में हम चलें तो बच्चे को साइकिल भी देने में बड़ा डर लगता है। जी बिल्कुल। पहले ऐसा कुछ नहीं था, साइकिल की भाई बड़े शान से लोग जाते थे। यानी आज की गाड़ी समझ लो, पहले साइकिल होती थी। तो हमारी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चला करती थी उसके अंदर, और वो आज के उसमें बहुत परिवर्तन आया। आजकल साइकिल जो है कि स्टेटस का सिंबल भी बन चुका है कि अगर आप साइकिल चलाते हो तो आपको लोग उतना ज्यादा महत्व नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा भी होने लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो अपब्रिंगिंग है, जो आपका आपका पूरा बचपन बीता है, वो कहाँ पे बीता है। देखो, मैं 63 का मेरा जन्म है जी। और 72 से हम लोग जयपुर में, तो मेरा तो सारा ज़्यादातर जयपुर में ही बीता हुआ है। ओके। क्योंकि हमारे क्या था, जब ये पार्टीशन हुआ था, जी जी। हमारे फादर आर्मी में थे पहले। अच्छा। आर्मी से जयपुर में आए हो, जयपुर में आते ही फिर वो आर्मी रिटायर होके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सर्विस करी उन्होंने। तो फिर हमारा पढ़ाई लिखाई सारा हमारा, यानी जीवन ही हमारा यहाँ पे है। जितना हम लोग पंजाब में या राजस्थान अलवर में कहीं भी हम जाते हैं रिश्तेदारी में, उतना नहीं है जितना जयपुर से हमारा काफ़ी परिचय है यहाँ का। क्योंकि हमारा रहना पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुई है। हमारा जीवन तो पूरा जयपुर में ही बताया। ओके, तो सर आपका जयपुर कैसे आना हुआ, मतलब उसके पीछे का कारण क्या था। वो बताया आपको, पार्टीशन के टाइम पे फादर आर्मी में थे ही। आर्मी में उनकी जो बदली थी वो जयपुर में ही ट्रांसफर हो गया था उनका। ओके। क्योंकि आर्मी में आप जानते हैं जैसे कभी कहीं पे कभी कहीं पे होता था, पोस्टिंग चलती रहती है। वो 71 की लड़ाई लड़ने के बाद में उनका पोस्टिंग जयपुर में हुआ था 72 में। ओके। 72 के बाद में आर्मी में क्या डिसिप्लिन खूब हुआ करते थे। हमारे फादर हवलदार रहे हुए थे जी। डिसिप्लिन जब आर्मी में नहीं होता तो हमने छोड़ दिया, बोला मैं जिसमें डिसिप्लिन नहीं होता था मैं नहीं करूँगा। काफ़ी पत्र व्यवहार किया लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं करी। बोला साहब जब डिसिप्लिन नहीं है तो हम नहीं करेंगे तब। बिल्कुल। फिर उन्होंने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करी। अच्छा। 72 से लेकर 93 तक। ओके। तो जब फिर उनका पूरा जयपुरी हम लोग यहीं रहने लगे, सरकारी आवास में रहे, फिर अपना बनाया यहीं जयपुर में सेटल, पढ़ाई लिखाई बच्चे बच्चे की शादी वगैरह सब हमारी जयपुर में। जी। तो जब आप जयपुर में आए उसके बाद से आज जो आप प्रेसिडेंट हैं ऑटो रिक्शा यूनियन के, तो ये जो पूरी जर्नी है ये कैसे यहाँ तक जो है पहुंचे आप, कैसे आपने शुरुआत करी, तो मैं जानना चाहूंगा ये। शुरुआत ऐसे हुई थी कि क्या रहता है कि ऑटो रिक्शा को लोग क्या है कि इस ड्राइवर को इस तरीके देखते हैं कि मतलब अलग भीड़ भावना से, जबकि ऐसा है नहीं व्यक्ति। बिल्कुल। लेकिन लोगों का मतलब यह है कि यार ये ऑटो रिक्शा वाला है। बिल्कुल। हमारे फादर भी बिल्कुल हमको इस लाइन में नहीं लाना चाहते थे। जब मैं पढ़ने जाता था तो ड्राइवर को ये कहते थे इसको आगे की सीट में मत बिठाना, पीछे बिठाना, कि ये ड्राइवरी नहीं सीख जाए। अच्छा।
मतलब इस तरीके के वो करते थे। लेकिन कहते जो आदमी को काम करना है वो कुदरती बनता है। इसे अपन कहते हैं ना, जैसे लेख संजोग जो होते हैं वही होता है। डेस्टिनी। मेरे पहले हमने जो अपना वीडियो वगैरह चलते थे पहले, जी। उसका काम किया। अच्छा। फिर साइकिल स्टैंड के टेंडर थे मेरे पास में। जी। उसके बाद में एसटीडी पीसीओ करा। करने के बाद में मेरे एक दिन वो बंद भी हो गई, लॉटरी गवर्नमेंट की चलती थी वो बंद हो गई। तो हमने सोचा कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो हमने उसको ऑटो रिक्शा लाइन चुनी उसको। ओके। ऑटो रिक्शा चुनने के बाद में फिर यूनियनबाजी का भी शुरुआत हो जाता है। जब हम लीडरशिप करते हैं तो उसमें पूरा उसका रोल भी देना पड़ता है। जब मैं ऑटो चला रहा हूँ, मैं लोगों को रोड पे देख रहा हूँ, तो मुझे दिखता है कि ड्राइवर के साथ में या पैसेंजर के साथ में क्या फर्क हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग फिर यूनियन बना करके उस पर हम लोग उनके लिए हम ये चाहते हैं कि सवारी के प्रति भी हमारा ऐसा व्यवहार हो जैसा वो हमसे चाहते हैं, हम भी उनसे चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूनियन का फिर हम लोगों ने यूनियन बनाई जयपुर में। जब हम लोगों को आज सरकार में किसी भी प्रकार का कोई भी काम होता है जी। तो हम लोगों को बुला के इसका बिल्कुल बात की जाती है, उसको समाधान किया जाए। समाधान किया जाता है उसका। उसके लिए फिर हम लोग आगे काम करते हैं। ओके। ऐसे हमने यूनियन ज्वाइन करी, फिर हम यूनियन बनाई। हम्म। फिर हमने मेंबर बनाते हैं हम लोग। अच्छा। मेंबर बना के अपने साथ में जोड़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो फिर सर आप जो इसमें अध्यक्ष जैसे बने तो वो वहां तक की जर्नी कैसे हुई? जैसे यूनियन पूरी बन के तैयार हुई तो इसमें से आपका सिलेक्शन हुआ एज एन लाइक अध्यक्ष, तो वो कैसे हुआ सर? ये हम लोग क्या है, टीम होती है हमारी। जैसे मैंने कहा आपको कि मेंबर बनने के बाद हम लोग स्टैंड होते हैं हमारे जगह जगह जयपुर में, जहाँ भी हमारी पार्किंग है जी। वहां से लोग आते हैं। हाँ हाँ। और फिर हम लोग कहते हैं साहब यूनियन बनाएंगे, हाँ। कौन कौन बनना चाहता है। ओके। अब वो क्या होता था कि आदमी ये भी देखता है यार ये काम कर सकता है, हाँ हाँ तो हाँ। बोले ठीक है इनको बना दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से सभी सहमति से बनाई जाती है। ओके। फिर अध्यक्ष मुझे बना दिया जैसे, फिर मैं अपनी टीम बनाते हैं। टीम के अंदर भी हमारे पास में 50 से 60 मेंबर होते हैं जो कि पूरे जयपुर में संचालक करते हो। जी। कोई भी बात हो जाती है ड्राइवर के साथ में, पैसेंजर के साथ में, तो वो पूर्ण रूप से हमारे साथ में काम करते हैं। जी। और इस तरीके से चुनाव होते हैं हमारे आपस में सहमति से बैठ के। ओके। तो जैसे सर आप जयपुर में आए थे तब आपने ये तो नोटिस किया होगा कि लोगों की जो सोच में है ना एक फर्क था, मतलब पैसेंजर, जैसा अभी आपने बताया पैसेंजर और एक ड्राइवर के बीच में जो फर्क है उनकी सोच में, तो आज जो है वो बदल पाया या फिर अभी भी वो वैसा ही सोचते हैं? नहीं, ऐसा है कि हर लोग बराबर भी, कई ऐसे, मैं बता रहा हूँ मेरे साथ में खुद एमएलए वगैरह भी होते हैं, वगैरह वगैरह, तो बिठा के बोलते हैं आओ साहब बैठो आप साथ हमारे। जी। कई सभी कस्टमर ऐसे नहीं है, कस्टमर सब बढ़िया भी होते हैं। कोई कोई लगता है, क्योंकि कहते हैं कि हर तरीके का ड्राइवर होता है। हम ये तो नहीं कह सकते सभी लोग सही होते हैं या सब नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो होता है साफ सुथरा रहना, जी। तो वो उसको लाइक भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। और पहले से यार मोबाइल के अंदर में देखो परिवर्तन तो आया ही है। बिल्कुल सर। आज अगर आप हमारे साथ में बैठ के जा रहे हो, घर से बहन बेटी सभी लोग जाते हैं, तो उनको ये है कि वो विश्वास पात्र मान के ही हमें भेजते हैं। और हम भी उनको यह पालना करते हैं कि ठीक है भाई ये जा रहे हैं हमारे साथ में, तो वो निश्चित हो जाते हैं। जिससे हम स्कूल जाते हैं बच्चों को लेकर के, जी जी। किसी घर में पति पत्नी दोनों काम करते हैं, बच्चों को स्कूल लेके कौन जाए। बिल्कुल सही बात है। तो हमारी इतनी, पेरेंट्स भी हमारे पे इतना विश्वास करता है, क्योंकि पहले भी करता था लेकिन अब उनको मजबूरी में भी करना पड़ता है। जब वो ड्राइवर साल भर लेके जा रहा था, उनका पारिवारिक मेंबर बन जाता है। बिल्कुल। हमारे जयपुर में 70 से 80% जी। ऑटो रिक्शा जो कि है स्कूलों में चलते हैं। ओके। स्कूलों में चलने से आप जानते हैं छोटा से बच्चे को लेके जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे लेके कोई आईएएस आरपीएस भी बने हुए, जी। बिल्कुल। भाई वो जा करके अब उनका व्यवहार है तो आज भी वो हमें लाइक करते हैं। वो देखते हैं कि हाँ साहब हमारे साथी हैं, ये हमारे को लेकर के आए थे। आज भी हम जब मिलते हैं तो कहते हैं अंकल हमारे को लेकर के आए थे। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे ड्राइवर में क्या वो पारिवारिक बन जाता है। लेकिन चेंजिंग तो आई है पहले से। जो पहले आदमी सोचता ड्राइवर ऐसा है और वैसा है, अब इतना तो नहीं है, फिर भी काफी चेंजिंग हुई है इसमें। बिल्कुल सर, मेरे को आपकी बात सुन के ना मेरे को खुद का भी याद आ गया। जैसे मैं भी जब स्कूल जाता था तो जिनके साथ जाता था वो एक्चुअली मेरे साथ ही बड़े हुए। जी। जब मेरा स्कूल कंप्लीट हो गया तब मैं उनसे बाद में मिला तो मुझे एक बार के लिए अपना बचपन याद आया कि घर पे आया करते थे, हॉर्न बजाते थे, मैं स्कूल जाता था। सही बात। तो वैसा वो पूरा रहता है, तो लेकिन एक बॉन्ड भी बन जाता है, ऐसा बिल्कुल है। तो जैसे सर अभी क्या मैंने एक चीज नोटिस करी है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आजकल के टाइम पे ई रिक्शा जैसे बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, तो उनकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन जो है ना, ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या सामने आ रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? इसके लिए देखो, ई रिक्शा
जयपुर में इस तरीके से परिवहन विभाग ने दे दिए। हम्म, देखो आज ये अगर गवर्नमेंट कोई व्हीकल चला रही है जी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है, जिस तरह के हमारे ऑटो रिक्शा है, जी आपको पूरे पेपर्स मिलेंगे, उसमें पूरा होता है कि साहब परमिट है, लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, सभी कुछ होता है इसमें। ये ई रिक्शा के अंदर क्या है, बाहर के लोग आ गए, जी अब उन्होंने कोई कांड कर लिया, क्योंकि इस पैसेंजर टू पैसेंजर जा रहे हैं, जी इसमें क्या घटना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और श्योरिटी से भी आदमी नहीं जा पाता। उसका रीज़न है क्योंकि जब आप बिल्कुल एक एंगल के ऊपर ही चल रहे हो, दोनों तरफ से खुले हैं, हमने सरकार से मांग करी, ठीक है इनको भी कमाने का अधिकार होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि भाई एक एक व्यक्ति ने 50-50 ई रिक्शा खरीद रखे हैं जयपुर शहर में, बिल्कुल किराए पे दे दिए। भाई किराए पे दे दिए, कोई घटना घट गई तो प्रशासन कहाँ से पकड़ेगा, क्योंकि इनके पास बायोडाटा ही नहीं है। बायोडाटा नहीं है जी हमारा ये मांग रही कि भाई ई रिक्शाओं को आप जब पॉइंट टू पॉइंट, इनको एक्चुअल में बनाया तो इसलिए गया था जो अपन गलियों में जाना, जहाँ पे बसें नहीं जा पाती हैं, ऑटो नहीं जा पाते हैं, तो ई रिक्शा के आराम से पॉइंट टू पॉइंट में 10 रुपए के हिसाब से या रेट जो भी तय है गवर्नमेंट से, तो उसमें आप ले जाएं। जी इन्होंने क्या किया, जो 3 पहिया पहले चलते थे रिक्शे, उसी तरीके से इन्होंने डाल दिया। अच्छा अब सरकार को बायोडाटा नहीं है, अब मैंने लिया 50, मैंने खरीद लिया 50, आपने खरीद लिए, ऐसे करते करते आज जयपुर में 40,000 से ज्यादा तो ई रिक्शा हो गए। बिल्कुल सर अभी हमने गवर्नमेंट से समय समय मांग करते रहते हैं हम लोग, हमने प्रदर्शन भी खूब करे इसके लिए कि आप लिमिट बांधें, जी और सरकार से ऑटो रिक्शा ही नहीं ई रिक्शा भी, इस पर सब पे बैन होना चाहिए। बैन कैसे चलाए, वो जो मालिक हो। भाई आप मालिक चला रहे हैं तो उसकी पूरी श्योरिटी होगी। अब मैंने आपसे किराए पे ले लिया, कोई घटना घट गई, मैं तो चला गया बाहर का हूं, तो भुगतेगा कौन? सरकार के पास तो कुछ है ही नहीं है। सही बात है सिस्टम सरकार लाई है, ई रिक्शा ठीक है, इसको लाए लिमिटेड के हिसाब से, और इनका बायोडाटा पूरा होना चाहिए। अभी जिस तरीके भी आप पढ़ ही रहे हैं सरकार के हिसाब, ये कलर यहाँ चलेंगे, ये कलर यहाँ चलेंगे, 10 साल से तो हमारे हम सुनते हो गए, जी कई प्रदर्शन कर लिया साहब इसको करो, जब सरकार आती है थोड़ा सा डंडा दिखा दिया, फिर वही हालत। अभी देखो सिटी में हमने समर्थन करते हुए ठीक है आप इनको जगह दो, जी जगह जगह चलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉन्ड होना चाहिए। आज अब सवारी अनाप शनाप बैठ रही हैं, कौन बीच में से आपका जेब भी काट ली तो पता नहीं लगता। बिल्कुल सर रास्ते में उतर के जो भी कांड हो रहे हैं, ई रिक्शा में है भी क्या, बैटरी रात को चोरी हो गई, रास्ते में डाल दिया, जिसने खरीदा वो परेशान, कि उसने तो किराए पे दिया ना, हाँ वो ये भी नहीं देखते, वो देता 300 रुपये, मेरे को तो पर डे मिल रहे हैं, मुझे सही कोई बात दिक्कत भी नहीं है। हाँ दूसरा, हम लोग पेट्रोल डालेंगे, गैस डालेंगे ऑटो के अंदर, ज्यादातर बस्तियों में ई रिक्शा है, जी चोरी की बिजली जलती है, सरकार का नुकसान हो रहा है। भाई अगर पैसेंजर को फायदा हो रहा तो हम भी कहते हैं कोई बात नहीं है साहब, इनको छूट मिलनी चाहिए या कुछ नहीं, ये चोरी की बिजली जला करके ई रिक्शा चलते हैं ज्यादातर, उस पर क्या बॉन्ड है? बिल्कुल तो ई रिक्शाओं पे ज्यादा आने से, एक तो ये बीच में कहीं भी खड़ा कर देते तो ट्रैफिक भी नहीं मना करती है, क्योंकि सरकार के पास ऐसे कोई आदेश नहीं है कि इनको कोई रोके। उससे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि अभी ऑटो रिक्शा में 10 नियम आ गए तो हर कोई ऑटो नहीं लेगा, ई रिक्शा में तो ठीक है डंडा मार देगा, पुलिस वाला भगा देगा, इतना ही करते हैं, तो इससे क्या व्यवस्था खराब हो गई है। तो हमारा भी यही है कि सरकार को कम से कम ई रिक्शाओं को उतना ही चलाए जितना हमारे जयपुर में कैपेसिटी भी। अब आप बताएं 40,000 ई रिक्शा, 40,000 ऑटो रिक्शा, 80,000 तो ये हो गए। सही बात अभी आपने बीच में देखा प्राइवेट मोटरसाइकिल, उस पर हमने यूनियन के द्वारा हाई कोर्ट से स्टे भी लिया। अब सरकार उस पर हलचल पे परिवहन विभाग आया, उन्होंने समय भी मांगा, 25 अप्रैल तक हम लोग बंद भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे साहब उनको क्यों बंद करना चाहते हैं प्राइवेट मोटरसाइकिल के ऊपर आप अगर बैठ के जा रही हैं तो किसी प्रकार की अभी श्योरिटी नहीं, खुद ही वो तो ऑनलाइन कर लेते हैं जी ऐप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके उसी से अपन चल रहे हैं। हाँ कल को कोई घटना घट गई तो ऐप डाउन से कोई सी भी कंपनी है उसको कहते साहब ये तो हमारे से चले ही नहीं है। तो एक ये भी एक जोगी में, अभी जैसे ई रिक्शा बढ़ गए, थोड़े दिन में मोटरसाइकिल बढ़ जाती है। बिल्कुल मोटरसाइकिल चलाएंगे आप, कॉमर्शियल चलाएं। हमारा कहना जो भी व्हीकल है कॉमर्शियल होना चाहिए, कॉमर्शियल होने पे पैसा भी खर्च होता है, उसको पता भी लगता है कि मेरा खर्चा हो रहा है, मैं उस हिसाब से चलाऊँ। तो ये भी एक थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है ई रिक्शाओं का, साथ साथ में मोटरसाइकिलों का भी। तो जैसे अभी सरकार ने भी एक नियम लेकर आए कि सत्यापन जो है मैंडेटरी कर दिया है, तो रिक्शा चालक के लिए भी और मालिक के लिए भी जो किराए पे देते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ये सही कदम उठाया है सरकार ने? बिल्कुल कदम सही है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ई रिक्शा कोई भी चला करके ले करके चला गया, एक ही किराएदार ही दे रहा है। पहली बात तो पहली बॉन्ड ये होनी चाहिए कि मालिक ही चलावे,
बिल्कुल सर। भाई ये तो किराए को आप बढ़ावा दे रहे हो आप। अगर मेरे को आवश्यकता है तो सरकार उसको लोन दे करके गाड़ी देना उसको, और देते हैं हर लोग। तो फिर हम किराएदार के लेकर के सत्यापन कर रहे हैं, कल को कोई कांड हो जाए तो पकड़ में तो आ सकता है ना। जैसे हम लोग यूनियन के कार्ड बनाते हैं, हाँ हाँ। सत्यापन करते हैं ड्राइवर का कि हाँ साहब ये फला स्टैंड पे बैठता है, ये डीएल नंबर है, ये एड्रेस है, और हम इनका रिकॉर्ड हमारे पास रखते हैं। जी। कोई भी घटना अगर सरकार से हो जाती है तो ट्रैफिक और ये अपना विभाग जो थाने वाले हैं तो हमसे संपर्क करते हैं, उनको रिकॉर्ड बताते हैं साहब ये ड्राइवर था क्या, हाँ। तो उनसे उनको क्या सुविधा भी मिल जाती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, सत्यापन होना भी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, जिससे कोई भी अगर गलत घटना घटती गलत है, घटना नहीं घटे, और घटती है तो तुरंत वो पकड़ में आ जाए। पकड़ में आ और जाए। समय समय पे इनको रोड पे भी चेक करना चाहिए बंदा वही है कि नहीं, बिल्कुल। क्योंकि सत्यापन तो हो जाता है। उसके बाद में मान लो कोई, अभी आपने देखो ऑटो रिक्शा में बैठ रहे, ऑटो रिक्शा नंबर तो देख लिया आपने, ड्राइवर कौन है कोई सवारी नहीं देखती है। जी। सवारी की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब हमने रैली वगैरह निकालते हैं हम लोग, जी। हम लोग कहते हैं आप ऑटो रिक्शा में बैठे या किसी भी व्हीकल में बैठे उसका नंबर नोट करके बैठे। जी। अभी मैं बताऊं आपको, कभी भी जयपुर में हाँ हाँ हाँ। किसी का भी सामान गुम हो जाता है, हम्म। क्योंकि गूगल पे हमारा पूरा बायोडाटा है, तो वो लोग जयपुर में कोई भी किसी का सामान गुम जाएगा तो क्लिक करके हमें फोन करता हूँ। अच्छा। हम प्रयत्न करते हैं, ग्रुप बना रखा हमने हाँ हाँ कि भाई किसी गाड़ी में नंबर नहीं आते हैं कहीं में, हाँ हाँ। कैमरे में आजकल देखते हैं दिखता ही नहीं है कि कौन सा नंबर की गाड़ी है, जी। तो हम ढूंढ के उनको सामान भी वापस दिलवाते हैं। जी। उसमें हमें सहायता मिलती है कि ठीक है भाई ये गाड़ी नंबर वहाँ की थी। तो हम ये है कि पैसेंजर को भी थोड़ा ये देना चाहिए, किसी भी व्हीकल में बैठे हाँ। गाड़ी के नंबर नोट करके बैठे। इसलिए हम सरकार को एक होगा प्रसार प्रसार करो, थोड़ा लोगों में जागृति आवे। बॉम्बे में एक का सामान रह गया था, अच्छा। विद इन 2 आवर्स में हमने कॉन्टेक्ट किया, कॉन्टेक्ट करते ही गाड़ी नंबर थे उसके पास है, उस ड्राइवर को भी नहीं मालूम था, वो भी पेड़ पे गर्मी में सो के और गाड़ी में सामान पड़ा हुआ था, जी। तो जस्ट मिल गया। क्योंकि बॉम्बे में ऐसा है कि अगर आप बैठे हैं ना तो नंबर ध्यान रखते हैं। हाँ। मेरे जयपुर वासियों से भी है कि काफ़ी घटनाएं हो रही हैं, जी। कीमती कीमती सामान रह जाते हैं, जी। क्योंकि ये भी पता ही नहीं है ना ड्राइवर कौन था। तो ये है कि कोई से भी व्हीकल में बैठे तो हम कहना चाहेंगे सभी पैसेंजर को कि गाड़ी के नंबर नोट करके बैठे। बिल्कुल, ऐसे में जितने भी लोग हैं पैसेंजर्स हैं उनकी भी खुद की हेल्प हो पाएगी और बिल्कुल। यूनियन की भी हेल्प हो पाएगी कि वो उनकी आसानी से हेल्प कर पाएं, क्योंकि जी। कोई भी अगर सामान गुम होता है तो एक तरीके से पैसेंजर को भी Yes. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी लेके है। चलनी तो बिल्कुल दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी भी व्हीकल में बैठते हैं सवारी के तौर पे, तो आपको एक बार के लिए मेक श्योर कि आप नंबर देख के बैठें, सो दैट कभी भी कुछ ऐसा होता है, ऐसे ना हो लेकिन कोई भी दुर्घटना घटती है, सामान छूट जाता है, तो बात के लिए सही रहे। तो बिल्कुल सर, यहाँ तक तो सही है, लेकिन मैं आपको एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे अभी क्या था, परसों की बात है, मैं जैसे सिंधी कैंप पे गया था। सिंधी कैंप पे इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि नॉर्मल इंसान अगर वहां पे खड़ा रहे ना तो उसकी हालत खराब हो जाए। ठीक है। लेकिन वहीं पर जो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं वो पूरे पूरे दिन काम कर रहे होते हैं, मतलब उनकी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा होगा। तो क्या सरकार उनके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कुछ ऐसी सुविधा देती है जिनसे उनके लिए भी कुछ अच्छा हो पाए? क्योंकि जितने भी लोग मैंने देखे हैं वो सारे इंटरनेट पे सिर्फ इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि ह्यूमन राइट्स और ये और दूसरी चीजें, लेकिन कोई भी इनके वेलफेयर के लिए काम नहीं करता। कोई नहीं करता। तो बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूंगा। सरकार ने कभी इनके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। जी। जबकि प्रीपेड में आप लोग देखा होगा, पर्ची कटवाते हो आप लोग, हम्म। तो हमारे पास में करीब 50-1 लाख रुपए इकट्ठे हैं हमारे, ओके। वो भी विभाग के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास ही अटका हुआ है। हाँ। हमने इसे ये कहते रहते कि साहब इंश्योरेंस हम देंगे आपको इसके अंदर, सहमति बनती रही, काम कभी हुआ नहीं। हाँ हाँ। लेकिन हमने यूनियन स्तर पे समय समय पे वहाँ आई अपने आंखों की जांचों का कैंप, विभाग भी लगाता है कभी कभी, लेकिन हमने भी लगवाए पर्सनली। जी। आंखों की टेस्टिंग करे, चश्मे लगवाए, हेल्थ के बारे में कई लोग, हमारी संस्थाएं हमारे साथ आती हैं, हमारे जैसे हम लोग काम करते हैं तो हमारे साथ संस्था भी मिलती है, जी। तो उनको चेकअप वगैरह, हेल्थ चेकअप करवाना, ये हमारे स्तर पे है। लेकिन गवर्नमेंट कभी ध्यान नहीं देती, जबकि देना चाहिए। अब जैसे आपने बताया पॉल्यूशन, वाकई में वहाँ का ड्राइवर की क्या स्थिति होगी। बिल्कुल सर। जब हम इतना टैक्स देते हैं, हम्म। सब कुछ देते हैं, ये तो है नहीं कि ऑटो रिक्शा खरीद रहे हैं तब से लेके टैक्स और आखिर तक देते रहते हैं जब तक गाड़ी चल रही है। हाँ हाँ। लेकिन सरकार इसके ऊपर नहीं देती है, ध्यान देना चाहिए। जब हम इनके लिए पूरा काम कर रहे हैं, आपको पता है रात और दिन, पुलिस से भी ज्यादा ड्यूटी हमारी रहती है। पुलिस वाला तो चेंजिंग कर लेता है ड्यूटी, बिल्कुल 8 घंटे 10 घंटे बाद में चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाती है। हम लोग सड़कों पर ही रहते हैं, जी। वहीं सोते हैं। अभी स्थिति कहीं देखते हो, कईयों के पास घर तक नहीं है। घर तक नहीं है। अब सरकार को हमने कहा साहब घर अलॉटेड करें, फ्री में भी नहीं मांगते हाँ हाँ। हम पैसा दे के लेना चाहते हैं, जैसे आप वकीलों को दे रहे हैं। बिल्कुल। सब कॉलोनी बना रहा था, हमारी भी बननी चाहिए। लेकिन क्या है कि सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देने का, ये गलत है। हम तो खुद ही कहते हैं कि होना चाहिए, इंश्योरेंस भी होना चाहिए इनका। जब पैसा भी हमारा ही पैसा कमाया हुआ है,
उसके बाद भी ये लोग नहीं करते। बिल्कुल। और अब जैसा आपने बोला कि एक बहुत बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक समाज सेवा भी है, तो जितने भी दूसरे समाज सेवक लोग होते हैं तो उनको जितना रिस्पेक्ट मिल पाती है ना, वो भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कम है। क्योंकि देखा जाए, एक इंसान नॉर्मली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए वो कोई भी संसाधन का यूज कर सकता है। सही बात। तो जब वो कोई ऑटो रिक्शा के अलावा कोई दूसरा संसाधन चूज करता है तो उसके मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो फ्लाइट चूज करता है तो वो एकदम खुश रह के आता है कि हाँ मैं जो है फ्लाइट में जाके आया। लेकिन जब वो एक ऑटो रिक्शा में बैठ के कहीं जाता है तो उसके मन में वो सम्मान नहीं रह पाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान होना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसको आजकल क्या है कि थोड़ी थिंकिंग ऐसी होगी सब मैं 4 व्हीलर में ही जाऊँ। हाँ कुछ लोगों की ये भी होगी, आज हमारे भी बच्चे जाते हैं तो सोचते हैं कि यार 4 व्हीलर ले। जी अब ऑटो रिक्शा में, जैसे आप और हमारे जमाने की बात है, जी। हम ऑटो रिक्शा को बहुत बड़ी बात समझते थे कि यार ऑटो में जा रहे हैं अपन। हाँ हाँ तो सम्मान वही है, आप अगर ये बुलाते हैं और बैठते हैं ऑटो रिक्शा के अंदर तो चलते भी हैं। जी और कई लोग खुश होकर भी बैठते हैं कि साहब हम ऑटो, बच्चे भी बड़े खुश होते हैं कि हम तो चार लोग दिखता भी है। जी। कई लोग अपने आप को ये देखते नहीं यार मैं ऑटो में क्यों जाऊँ, मैं तो 4 व्हीलर में जाऊँ। कुछ तो लोगों की कमाई के हिसाब से भी मान लो, कैसे भी मान लो आप, वो थोड़ा बदलना चाहते हैं। बाकी तो ऑटो रिक्शा को कोई सबसे बढ़िया साधन है, गली कूचे में कहीं पे भी चला जाए। और कभी भी अवेलेबल हो पाता है। और आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया। जैसे पहले क्या होता था कि लोगों को एक बहुत बड़ी कंप्लेंट हुआ करती थी कि जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो ज्यादा चार्ज कर लेते हैं या फिर वो मीटर में जो है कुछ ना कुछ करके रखते हैं, हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आजकल जो है चीजें बदल चुकी हैं। अब तो है ऑनलाइन सिस्टम आ गया, क्योंकि बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। तो अब लोगों को क्यों कंप्लेंट होती है? वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। देखो ऐसा है, ये जितनी भी कंपनी चली हुई है ना, जी। अगर आप जगह जगह पे अपन सर्वे भी करोगे ना आप, हाँ हाँ। तो इनकी कंप्लेंट कस्टमर कंप्लेंट करे कहाँ? कंप्लेंट कहाँ करेगा? आप ज्यादा से ज्यादा अभी कंपनी को ही करोगे आप, जी। बाकी किसी को नहीं कर सकते। हाँ हाँ। कंपनी वाले भी क्या करेंगे, जैसे ऑनलाइन आदमी चला, बीच में हम भी चलते थे, हमने ट्राई भी करी भी किया है इस ऑनलाइन के अंदर। ऑनलाइन में हमारे से ज्यादा कमीशन कंपनी खाती है। अब ड्राइवर ऑनलाइन में क्या सोचता है, चलो मैं दिन भर चल रहा हूँ तो मेरे को भाई कुछ तो मिल रहा है। क्योंकि आप मार्केट में जानते हो आजकल तो वो है, फोन पे घर पे आगे नहीं, पहले क्या होता था गाड़ी लेके गए, सवारी कितनी बैठेगी यानी 10 तो क्वेश्चन करते थे, जी क्योंकि गाड़ी भी कम होती थी। जी। इतना सामान है इतना सामान है, तो वापस भी आ जाते थे कई बार, बोला नहीं साहब मैं इतने रुपये में नहीं लेके जाऊंगा। हाँ हाँ। अब ऑनलाइन में क्या है, आपको बैठा दिया, अब 4 सवारी भी हो गई तो आप आपस में सेटलमेंट करते हैं। कंपनी तो करती नहीं है, वो साथ 3 पैसेंजर ही बैठेंगे इसके अंदर। अभी भी परेशानी है, लेकिन वो जनता किसको कहे? आपने राइड कैंसिल कर दी, मान लो ड्राइवर आने में ट्रैफिक जाम हो गया, लेट हो गया, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, कस्टमर के पैसे लग गए। बिल्कुल। वो पैसे मिलेंगे किसको? ड्राइवर को नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ कंपनी को मिलेंगे। कंपनी को मिलते हैं। ये तो मजबूरी में ही ऑनलाइन चल रहे हैं हम्म। कि भाई ठीक है तो मार्केट चल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है हमारे को। बाकी ऑनलाइन में सिर्फ कंपनी के सिवाय कोई भी नहीं कमा रहा है इसमें। बिल्कुल सही बात है सर। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत सारी जगह पैसा खर्च करते हैं और उनको कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब वो एक ऑटो राइड या फिर रिक्शे में बैठते हैं तो वो उसमें भी नेगोशिएट करने की बहुत कोशिश सोचते करते हैं कि अच्छा मेरे से शायद 20 रुपए ना लेके शायद 10-15 रुपए कम करे या फिर ज्यादा कुछ ऐसे। तो ये भी सोच जो है लोगों को मेरे हिसाब से बदलनी चाहिए कि ऑनलाइन जब वो करेंगे तो उनको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन वहीं अगर वो नॉर्मल मार्केट से अगर पकड़ते हैं तो उनको थोड़ा सा वो रहता है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी आप मुझे ये बताओ, ऑनलाइन में आप भी कभी गए होंगे, जी बिल्कुल। आपके मोबाइल पे 50 रुपये बता दिए, हाँ हाँ। आपके साथ कभी ऐसा भी होगा कि ड्राइवर के जो मोबाइल पे जो आया हुआ पेमेंट 75 रुपये भी हो गए? ज्यादा हो जाता है कभी कभी। तो वो कैसे हो जाते हैं? अगर कंपनी कहती है कि साहब हमने जो बताया हम ले रहे हैं, हाँ हाँ। तो 75 रुपये आपके पास कैसे आ गए? बहुत घटनाएं होती है ऐसी। जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ एक बार। मेरे साथ भी हुआ है। हाँ मैं कस्टमर लेके गया हाई कोर्ट से, हाँ हाँ। मैंने छोड़ा मानसरोवर। जी। मानसरोवर छोड़ने पे पर डे जाते थे, जैसे आप पर डे जाते हो मानसरोवर, हाँ 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 100 कुछ रुपये आई। और वहां जाते कस्टमर ने बोला साहब ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ। तो मैं भी मतलब, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स में, तो हमें तो चाहिए था ऐसा मुद्दा। जी। तो मैंने कहा आप हमें कंपनी में फोन लगाया। आप अच्छा। कंपनी ने फोन लगाया, लगाने के बाद में मेरे से बात करी उन्होंने। बात करने बोला ठीक है आपको कस्टमर जो दे रहा है आप दे दें, हम आपको पे कर देंगे बाकी का। क्यों भाई, कुछ ना कुछ तो है ना इसके अंदर। बिल्कुल। अब ये क्या है, कस्टमर समझता नहीं चीजों को। हाँ हाँ हाँ। आज हमने वही रुपये आपसे ले लिए, पहले मान लो 50 रुपये में आपके ऑनलाइन आया और हमने 60 रुपये भी ले लिए, 10 रुपये में आपको सर्विस कितनी बढ़िया मिली, बिल्कुल। आपको वेट नहीं करना पड़ा। बिल्कुल सर। अब कई बार ऐसा होता है आपको ट्रेन पकड़नी है, कस्टमर आपने ऑनलाइन करा, ऑनलाइन जब भी पहुंचाने उसने कैंसिल कर दी क्योंकि उसको दूसरी सवारी मिल गई बढ़िया, हाँ। तो उसमें लॉस भी होता है कस्टमर को। कस्टमर का लॉस भी होता है। तो वो इस बात में समझते, इससे तो आप 10 रुपये उसको ज़्यादा दे करके आपको मिल रहा है तो बढ़िया है ना।
और स्टैंड से ले रहे हो आप, आपका सामान भी रह जाता तो आपको मिल जाता है। ऑनलाइन में कई बार मिलता भी नहीं, वैसा दूसरा पैसेंजर बैठा था, मुझे क्या पता कहाँ गया। बिल्कुल, ये चीजें बहुत बार हुई है। बहुत बात रहती है इसके अंदर। तो पैसेंजर को तो हम लोग यही कहते हैं कि जो आप ज़्यादातर ऑटो पार्किंग से ही ऑटो भी लेने चाहिए, आपका सामान रह जाए, वाजिब पैसे भी लगते हैं। फिर हमने क्या जगह स्टैंड बना रखे हैं, हाँ हाँ उसमें हमारे नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर। जी। किसी भी प्रकार की कंप्लेंट हो वो हमें कॉल करेंगे कि साहब हमने यहाँ से ऑटो किया था, हमें ये प्रॉब्लम आई, हमारे से बदतमीजी करिए, कैसे भी करिए, हम उसका समाधान भी करते हैं। जी। उसमें बहुत है, ऑनलाइन में इसमें बहुत फर्क पड़ता है। और कस्टमर को ये है कि अगर वहीं से लेता तो दोनों को फायदा होता है इसमें। उसको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में कम जा रहा हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल उसको वापस देना ही पड़ता है उसमें। जी, मेरे को भी एक्चुअली में लगता ऐसा था कि ऑनलाइन में फायदा है, बट मेरे को रियलाइजेशन जब से हुई है ना, तब से मैं ऑनलाइन करना छोड़ ही दिया है बिल्कुल। और मैं भी ऑफलाइन या फिर टैक्सी स्टैंड से जो है वहीं से करता हूँ आजकल। तो मैं जैसे अभी मैंने अभी बताया था कि आप जो है काफी सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स भी रन करते हो इस पूरे यूनियन के लिए। तो उसमें से मैं काफी सारे तो मैं भी देख चुका हूँ, जैसे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद कोविड में भी आपने काफी बढ़ चढ़ के लोगों की सहायता करी, वो भी मैंने देखा था। तो और क्या क्या जो वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं जो पूरी यूनियन को सहायता करते हैं, वो क्या क्या होते हैं, एक बार हम जानना चाहेंगे। देखो क्या होता है, जब हम लोग यूनियन चलाते हैं तो लोगों को विश्वास भी होता है। जी। मैं आपको बताऊं कि हमारा सदा ये रहता है कि ड्राइवरों को एकत्रित करना। क्यों कि आज हम इनको सही शिक्षा नहीं देंगे तो कैसे होगा। जैसे कहते हैं ना, गुरु बच्चों को पढ़ाते लिखाते, वो वाला हम लोग सिस्टम करते हैं। हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी जी। हम लोग कार्यक्रम करते हैं, हाँ हाँ सभी ड्राइवरों के सहयोग से। हम इसलिए करते हैं कि ड्राइवर को पता लगे हमारे 15 अगस्त का क्या महत्व है, 26 जनवरी का क्या महत्व है। हम बुलाते हैं झंडारोहण करने के लिए भी, वीआईपी लोग आते हैं, हमारे एमएलए भी आते हैं, कई बार पार्षद, महामंत्री, ये अपने महापौर वगैरह को बुलाते हैं हम। जी। तो उनको ये लगता है कि 15 अगस्त में क्या था, 26 जनवरी में क्या था, क्योंकि हम नॉलेज देंगे तो कैसे पता लगेगा। बिल्कुल। तो हम 15 अगस्त 26 जनवरी कार्यक्रम करते हैं वहाँ। उसके बाद अभी आपने देखा कोविड के, जी। हमसे लोगों ने संपर्क किया, बोला सर ऐसी ऐसी बात है। और ड्राइवरों को, क्योंकि ड्राइवर की स्थिति होती है कि ताज़ा कमाना और ताज़ा खाना। डेली का कमाना होता है। जैसा आपने कोविड में देखा, बहुत स्थिति खराब थी। जी। हमारे लोगों से संपर्क हुआ, उन्होंने हमसे संपर्क किया। हमने इसमें सिस्टम में, उन्होंने बोला आप उन्हीं को ज्वाइन बताना जिनको वाकई में आवश्यकता हो। अब जानते हो कोविड में तो सबको ही आवश्यकता थी, ड्राइवर है तो उसको तो पर डे कमाता खाता है। बिल्कुल सर। तो ये देखो आप, 1000 व्यक्तियों का बाकायदा एक एक महीने का राशन। हाँ हाँ भाई अगर इतनी भीड़ लगाना भी अपराध होता था उस समय। जी। तो हमारा जो घर था बिल्कुल एकांत में साइड है, वो जगह बंद है। तो हमने कहा साहब ये आप जिम्मेदारी हमारे पे छोड़ दो, ड्राइवर की दिक्कत नहीं आएगी। क्यों लगा के, कैसे लगा के हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस टाइम के ऊपर, सरकार ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया, जबकि जिम्मेदारी थी सरकार की। जी। सरकार ने नहीं देते हुए, जैसे साथी लोगों ने, जो संस्था लोगों ने हमसे संपर्क करके सहयोग किया, ऐसे सहयोग करते हैं काफ़ी उसमें। और ये कार्यक्रम हमने कोविड में दोनों वर्षों में हमने ये किया, दोनों टाइम के ऊपर ही। जी। इसके बाद कई बार ऐसा होता था, आप देखो यूनियन स्तर पे हमने प्रशासन से बात करी, पत्रिका में हम लोगों के नंबर भी आए थे कि हम कोविड के अंदर सर्विस देंगे आपको। जी। कोविड के अंदर हम लोग दवाई लेने के लिए जाना, किसी को घर में खाना पहुंचाना, 50 से गाड़ी हमने इशू करवा ली थी, अपने पास बनवाए थे उसके। जो घर के अंदर हमें कॉल करता था, क्योंकि उसमें कॉल नंबर पत्रिका में दे रखे थे, इसी से संपर्क करें आप ड्राइवर जो भी हैं। तो इस बीमारी में भी देखो हम लोग जा करके हमने लोगों को दवाई पहुंचाई, खाना बाजार से, मंडी से सब्जी ला के देनी। हाँ। सभी ड्राइवरों ने हमने इस पे काम किया, इसके ऊपर बराबर। मतलब हमें खुद को आता था कि ड्राइवर उस स्थिति, घर वाला कोई नहीं निकलता था। यानी मुझे एक कोविड का इलाज करने जाते थे अपने जयपुर हॉस्पिटल में, यहीं वैशाली से, वो पैसे दे करके भी कहते नहीं नहीं बाबूजी आप ये लो। मैं कहा नहीं साहब ऐसा नहीं है, हमें उतना ही चाहिए जितना वाजिब बनता है। अच्छा बाजी, जैसे हमारे ना, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि आपकी जो पूरी यूनियन है ना, वो बहुत सारे लोगों के लिए, पूरी यूनियन के लिए बहुत सारे काम भी करती है, वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाती है, उनको कैसे अवेयरनेस करना है। कुछ तो मैंने भी देखे हैं, जैसे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन आप जो है करते हैं। इसके अलावा कोविड में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आपने पूरी यूनियन की हेल्प करी, जहाँ पे सरकार नहीं कर पाई वहां पे आपका था। तो और क्या क्या वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है आपकी यूनियन के द्वारा चलाए जाते हैं, एक बार बताएं। ये जैसे आपको बताया कि कोविड के अंदर पूरा राशन वाशन बंटवाया था हम लोगों ने, जी। सरकार ने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया। हाँ हाँ दूसरा, हम लोग जिस तरीके से अपन देखते हैं कि ये पौधे वौधे लगाना, हाँ हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करते हैं। जी। जगह जगह वृक्ष लगाना हर साल हम लोग लगाते हैं, 100 से 150
पर मतलब ये नहीं लगाते, ये मान लो आप, वो भी ड्राइवरों के द्वारा लगवाए जाते हैं हम लोग। अभी जहाँ हमारा यूनियन ऑफिस है वहीं देखो आप, पूरे पेड़ हम लोगों के आज इतने बड़े पेड़ लग गए हैं वहाँ पे, पेड़ों को लगवाना। और जो बच्चे माँ बाप है ना, जैसे जिनके माँ बाप नहीं है, शादी नहीं कर पाते हैं, जिनके बच्चियों की भी उम्र हो गई है और खर्चा नहीं कर सकते हैं, हम उनकी शादी भी करवाते हैं। हमारे क्या संस्था से जुड़े हुए हमारे, तो वो हमें सहयोग देते हैं। वो खुद कहते हैं कि भाई ऐसे कोई बच्चे हो बच्चियाँ हो जो अपने परिवार की शादी भी नहीं कर सकते हैं। हमने कम से कम 10-12 लोगों को करवाया वहाँ से। और हमने क्या रखा भाई, जिस किसी भी ड्राइवर को मान लो जिसकी बच्ची को शादी करनी है और आप उसकी नहीं कर पाते, तो उसको भी हम लोग बिल्कुल तन मन धन से हमारी संस्थाओं के साथ लोग जुड़े हुए हैं और वो हमारा सहयोग करते हैं। शादियों का भी कार्यक्रम हम उनके थ्रू ही करवाते हैं हम लोग सम्मेलन में जी। जो उसमें बच्चे का जो भी दहेज का सामान जो देते हैं हम लिमिटेशन वाला, वो सब फ्री दिया जाता है उनको। कोई कोई चार्जेस ना 1100 लेना ना 2100 लेना, बस उम्र होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना होता है सम्मेलन के साथ में। तो पंजाबी महासंघ का जैसे आप जानते होंगे रवि नैयर जी हमारे यूनियन के संरक्षक है, अच्छा। तो उनके द्वारा वो खुद ही कहते हैं बोले ऐसे लोगों को तुम बताया करो। तो हम लोग वैसे शादी भी नहीं करते, वो भी करवा देते हैं हम लोग जो नहीं कर पाते हैं जैसे। और जगह जगह भी कोई भी जैसे रैली वैली जो होती है संस्थाओं को बताते हैं कि साहब, जैसे भी मैंने बताया कि ऑटो रिक्शा का नंबर देखो, हमने ये भी निकालते हैं, रैली निकालते हैं, पंपलेट बांटते हैं कि भाई आप यात्रा करने से पहले ड्राइवर के नंबर, गाड़ी के नंबर देख लिया करो। जागृति तो खूब करते हैं लोगों को। अब लोग है पता नहीं सोच के हृदय से निकालते हैं, मतलब आज इस ऑटो बैठे कल बैठेंगे दूसरी में बैठेंगे या कहाँ बैठेंगे। जी, सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बनने बाकी इलाज का जैसे बताया आपको, आई आई कैम लगवाते रहते हैं हम लोग। हाँ हाँ। और जो भी संस्था है हमें खुद मतलब संस्थाओं के द्वारा कहा जाता है कि अब जैसे आई डोनेशन का है, हाँ हाँ। हमने गांधी सर्कल पे शपथ ली थी। हाँ हाँ। आई डो मतलब इसको दान करेंगे साहब, हमने करीब 65 व्यक्तियों के हमने दे रखे साहब, हम अंतिम पे जो है आंखें दान की जाएंगी। अच्छा। फिर नशा मुक्ति का हमने खूब कार्यक्रम करते हैं हम लोग, हाँ हाँ। क्योंकि ड्राइवर को एक बोलते साहब नशा करते हैं, हमने भैया नशा मत किया करो। इसकी रैली बकायदा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अपना 2 अक्टूबर को होती है, इस वहीं पे जाते हैं हम महात्मा गांधी सर्किल पे, जी। शपथ लेते हैं इस बात को और मनाते भी हैं इन चीज़ों को। हमारा ये है कि जागृत कर रहे हैं, तो कम से कम 100 लोग हमारे साथ रैली में आए हैं, तो 100 में से 50 भी हो गए तो हम ये मान लेते हैं कि 50 आदमी तो सुधर गए। जी। ये हम कार्यक्रम भी करते हैं इस वजह। हमारी सोच ये रहती है कि ड्राइवर जो पहले जैसा था वैसा नहीं होना चाहिए, और वैसा है भी नहीं। अब वो तो नजरिया से देखना चाहे आदमी, वो आता है ड्राइवर को होते हैं सब अलग ही समझा जाता है आदमी को। हाँ हाँ। कि लोगों को भी थोड़ी सोच समझनी चाहिए, अगर कोई कमी हो तो उसके लिए भी हम लोग यूनियन तैयार ना, हम उसके लिए भी प्रयत्न करेंगे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर उनके प्रति जो है व्यवहार जब अच्छा व्यवहार है, अच्छा, हाँ हाँ, तो फिर हमें भी एक बार के लिए अपना व्यवहार चेंज करना ही चाहिए। और अगर फिर भी कुछ गलत होता है तो यूनियन बिल्कुल चलिए। क्योंकि दोनों का ये रहता है ना कि व्यवहार से ही मार्केट है ये। अब जैसे मैं हूँ, मैं खुद ऑटो चलाता हूँ, हाँ हाँ। अब मेरे पास में अगर आप मेरे पास बैठ गए ना, तो मेरे को ये 100% दावा है कि आप मेरे पास ही आओ। जी। लेकिन लोगों को क्या रहता है आजकल, हो सकता है साहब ये 50 में 40 रुपए में मेरे को ये ले जाएगा, चाहे उनका डबल नुकसान सामान रह जाए, गाड़ी की मंजूर है उनको, हाँ हाँ। फिर घबराते हैं, अरे भाई हमने गलती कर दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पैसा ना देखते हुए थोड़ा ये भी देखना चाहिए भाई हम आदमी भी सही है। और आजकल तो हर कोई नॉलेज पढ़ लेता है आदमी, ऐसी बात नहीं गलत आदमी हुआ है, सही है गलत है। जी जी जी, बिल्कुल। और अब तो पहले के कंपैरिजन में अगर आज देखें तो वो सब चीजें अब नहीं होती है। हाँ अब तो नहीं है, खैर हाँ। परिवर्तन तो खैर धीरे धीरे होगा भी। बहुत ज्यादा अब तो हुआ है। और फिर उसके बाद यूनियन इतना सब कुछ करती है, अवेयरनेस, एजुकेशन, ये सब चीजें करती है। और जैसा आपने अभी बताया। मैं बताया ना आपको, जिस तरीके से आपने जैसे हमें इन्वाइट किया, हाँ भैया आपने कोई चीज दे के लोगों को जागृत करने के लिए ही हमें बुलाया। जी। इसी तरीके से ये जो अपने लेडीज हैं, बच्चे हैं 18 साल से, ICICI बैंक वाले हैं, इन्होंने हमें बोला साहब अपने ड्राइवरों को भेजो आप, हाँ हाँ। ट्रेनिंग देंगे इनको हम, जी। 1 महीने की ट्रेनिंग देके फिर इनको नौकरी के लायक भी कर देंगे। हाँ हाँ। तो वो ड्राइवर भी हम लेके जाते हैं उनको, यानी हमारे खर्चे से हम वहाँ तक पहुँचाते हैं उनको, हाँ। शिक्षा दिलवाते हैं भाई, अब बच्चे उनके नौकरी लग जाए। तो हमारे को मतलब प्राइवेट संस्था तो सब तैयार रहती है हमारे लिए, और हम भी उनको सपोर्ट करते हैं, वो भी हमें करते हैं। अभी मेडिकल का है, माली नगर मेडिकल का है साहब, कोई नर्स बनना चाहे, कोई करना चाहे तो उसके लिए ट्रेनिंग है, उसके लिए भी लोगों को जागृत करके वहाँ लेके जाते हैं। सीखते तो हैं, मतलब हम हर स्तर पे है, लेकिन गवर्नमेंट अगर करते तो फिर तो ये हो जाए भी। हमने जैसे बोला मेडिकल है जी। आप PF काटो ना आप, बिल्कुल। अब हम पैसे हमारे काट के उसी हिसाब से हमारा इलाज हो जाया करे, पैसा दे करके हम तैयार हैं। इस संस्था गवर्नमेंट अब जब करेगी जैसे करेगी सब। इलेक्शन आता है तो बहुत सारे कुछ दिखाए जाते हैं, आगे तो कुछ नहीं है साहब।
बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपके द्वारा जो किया जा रहा है, जो अभी सरकार भी नहीं कर पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है और लाखों लोगों की दुआएं हैं जिसकी वजह से आप इतना सब कुछ कर भी पा रहे हैं सही और बात। डेफिनेटली सर आप आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। मेरा ना एक और सवाल था आपसे, जैसे बहुत सारे लोग ना ये कंप्लेंट करते हैं कि बहुत सारे महानगर हैं, जैसे पूरा अगर भारत की बात करें तो वहां पे ना आज के टाइम पर भी मीटर की रीडिंग से ही जो है ना वो चार्ज करते हैं। ठीक है। लेकिन जयपुर में वो चीज जो है अभी बोलते हैं कि वो बंद हो चुकी है, या फिर जयपुर में क्यों नहीं करते ऐसा? हम्म। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है ये। जयपुर में ऑटो रिक्शा को चलाने का आज भी मेरा दावा है, हम्म। हम वाजिब मांगे मांग रहे हैं, ये हमारी मांगे मानते रहे तो मीटर चलेगा। उसका कारण था, इन्होंने 2016 के अंदर हमको लिस्ट दी थी। जी। उसके बाद में महंगाई कितनी बढ़ गई। हम्म। आप भी मानते हैं कि बिजनेस जो करेगा घाटा खा के नहीं करेगा। सरकार से हमने समय समय पे रेट रिवाइज के लिए हमने बोला इनको, ये रेट रिवाइज नहीं करते हैं। आप ये देखोगे 2016 से लेकर अभी पेट्रोल डीजल में 108 109 रुपये, यानी 100 रुपये से कम तो है ही नहीं। ये रेट थी जब 60 से 65 रुपये लीटर आया करती थी। अब ये रेट नहीं बढ़ाई तो हमारी डिस्कस काफ़ी होने लगी इस बारे में। हमने कहा आप इसका रेट बढ़ा दो, हम मीटर चलाने के तैयार है। हाँ। कुछ जनता क्या है कि हमने कभी एक आप लोग इसका प्रसार प्रसार भी करो। आपको ध्यान होगा हेलमेट का प्रसार भी गवर्नमेंट ने कितना किया, तब लोगों ने लगाना चालू किया। जी। भाई डंडे के तौर पे तो करते ही करते हैं, लेकिन एक उन्होंने सरकार ने प्रचार किया कि साहब आपको हेलमेट पहनना चाहिए। हाँ। तो हमारा भी ये मानना था आप मीटर की रेट रिवाइज करें। जी। जब अभी ओला उबर चल रही है, ये भी तो हमारे मीटर के हिसाब से चल रही जी। है, लेकिन ये कंपनियां, इनको ऐड का पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो वो जाके तो सही हो जाता है उनको, तो हम हाँ। ड्राइवर को कुछ नहीं मिलता है। आज भी सरकार को भी मालूम है, प्रशासन पे भी अगर आप पूछेंगे ना तो उनको भी, ड्राइवरों को भी अगर आप एक एक को पूछेंगे ना तो वो यही कहेगा मीटर कह देंगे, रेट दे देंगे, हम आज से चलाने के लिए तैयार हैं। हाँ। नहीं, घाटे में तो नहीं चलेगा ना। अब आप बताओ, सही बात है। 10 रुपये पहला किलोमीटर, 10 15 रुपये दिए जा रहा है हमारे को, उसके बाद में 9 रुपये किलोमीटर। तो आप बताओ पोसा कहाँ जाएगा। ट्रैफिक देखो आप, रेड बत्ती के ऊपर ही दुनिया भर का पेट्रोल डीजल तो वहीं खा जाता है, जगह जगह रेड पे ट्रैफिक देखो आप। तो इसलिए हमने मीटर को बंद किया। हाँ। सरकार के प्रशासन में हमने खूब पत्थरबाजी भी हुई, खूब हुई कि साहब आप चलाओ और ये करो, प्रशासन से भी खूब हुई। हमने कह दिया आज आप रेट बढ़ा दो, ये दावा करते हैं हम आपको कि मीटर जयपुर में चल जाए, क्योंकि सरकार का भी मंशा थी। मंत्री को देखो, पहले मंत्री रहते साहब चलना चाहिए मीटर, क्योंकि एक प्रशासन भी सोचता है चलना चाहिए, लेकिन जिसको चलाने वाले हैं अगर वो रेट नहीं देंगे तो बताओ कैसे चलेगी। ये रेट देते, हमने रेट दे रखी है। जैसे हमने कहा 20 रुपये किलोमीटर स्टडी, जी। उसके बाद में 10 रुपये किलोमीटर वाजिब है। बिल्कुल। ये चल रहे हमारी रेट दे, रेट बढ़ जाए, पेट्रोल डीजल बढ़ जाए, भाई बाकी तो आप जानते हैं मेंटेनेंस ही महंगी होती जा रही है आजकल। हम तो मेंटेनेंस कभी नहीं मांग रहे, हम तो कहा पेट्रोल डीजल का भाव बढ़े, आप हमारे रेट बढ़ा दें, घट जाए तो हम घटाने के लिए भी तैयार हैं। हम ये भी नहीं कहना चाहते साहब एक बार बढ़ा दिया तो आपने, आप पेपर में तो निकालना है कि साहब पहले रुपये ये लगता था अब ये लगे। परिवहन विभाग बिल्कुल इसके लिए सोता रहता, खूब लेटर दे चुके हैं। मैं अभी पिछले महीने भी दे करके आया हूँ कि साहब आप रेट रिवाइज कर दो, हम मीटर के लिए तैयार हैं। और हमारी भी तमन्ना यह है कि आज जयपुर में मीटर चलना चाहिए। कुछ प्रसार प्रसार होगा तब चलेगी, क्योंकि मैं खुद पहले में नया था जी। मुझे खुद को नहीं मालूम था कि कौन सी जगह पे क्या होता था। जी। खुद लोगों का कहना था नहीं साहब आप तो तय पाई कर लो, भाई आपको जल्दी बैठे आप ऑटो में कि हमें जल्दी पहुंचना है। पुलिस वाले जगह जगह खड़े हो जाते थे, भैया कितने में आया, सवारी तो आनी थी जल्दी के लिए, उसको लेट कर देते थे। यानी आप जगह जगह पूछने के लिए क्यों, हमने कहा भी आप बोर्ड लगा दो, आप रेलवे स्टेशन से माली नगर जा रही है इतना रेट बनता है, हाँ। पता लग जाएगा इतना ही बन रहा है, जी। तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। और सवारी कंप्लेंट करे तो आप गाड़ी बंद कर दो। इसलिए भी हमने कह दिया सवारी जगह जगह पूछ के आप परेशान ना करें। जब इन्होंने काफ़ी अति करने लग गए कि साहब पूछना कर दिया, तो हमने फिर इसका बहिष्कार करके मीटर को बंद ही कर दिया। फिर पैसेंजर था, बोला थारा मीटर थारे पास रख, यानी मारवाड़ी ज़्यादातर जैसे बैठते ना, नहीं समझते इन चीज़ों में, तो मीटर में बैठने के लिए सवारी भी नहीं रहती थी। तो हम कहते सरकार इनको पहले जागृत करे कि साहब आप मीटर में बैठे हैं, आपको ये फ़ायदा है, इतने रुपए लगेंगे, ये करेंगे। तो सरकार अगर प्रसार प्रसार भी करेगी तो मेरा मानना है कि जयपुर में मीटर, हमारी भी तमन्ना है कि जयपुर में मीटर चलने चाहिए और चलेंगे। एक रेट मिले और प्रसार प्रसार हो, जिस तरीके से हेलमेट का हुआ। तो मैं कह रहा हूँ जनता को एक बार मीटर मिल सकते हैं, और हम भी चाहते हैं कि चलना चाहिए और प्रसार होना चाहिए उसके लिए, और रेट हमें मिले सही। अगर घाटे में तो कौन करेगा, आप ही बताइए।
बिल्कुल, अवेयरनेस की बहुत कमी है जिसकी बहुत वजह से, और बढ़ाने के लिए भी तैयार है, मतलब मीटर से रीडिंग जो है वो भी करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों को अपने आप में समझना होगा जी। और बैलेंस होनी चाहिए चीजें, हम्म। कि अगर कहीं पे डीजल की और पेट्रोल की रेटें बढ़ रही हैं तो ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है कि उसमें भी बढ़ेंगी। अब अभी हम देखते हैं स्कूल में बच्चे जाते जी। हैं, डीजल पेट्रोल बढ़ते हैं, पेरेंट्स से कह के हम लोग 150 रुपये बढ़ा लेते हैं, बढ़ा देते हैं। हाँ, तो सरकार क्यों नहीं बढ़ाती? सरकार नहीं बढ़ाती, बताओ। बहुत सोच का वो फर्क है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। बहुत कमी है। और तो अब हम आने वाले भविष्य में और क्या क्या देख सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, जो पूरे एक तरीके से भारत के लिए कहें, पैसेंजर्स के लिए कहें, या फिर यूनियन के लिए, तो आप उसमें क्या कहेंगे? हमें तो यह है कि एक वेलफेयर बनाना चाहिए सरकार को, हाँ। सभी ड्राइवरों को, चाहे पैसा काट ले उसके लिए, उसमें काटने के बाद उनको सुविधा सारी मिलनी चाहिए। अगर सुविधा सब मिलेंगी, पैसेंजर को भी मिलेगी, जैसे मान लो हाँ। हाँ। गवर्नमेंट जब अगर पॉलिसी लाएगी कोई भी कि आप पैसेंजर जा रहा है फला, उसको ये इस तरीके का फायदा होगा, ड्राइवर को भी फायदा होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार भी आएगा। हम्म। भाई वो टाइम से जा रहा है, आ रहा है, भाई लेट नहीं आ रहा है, फला नहीं आ रहा है। और ट्रैफिक पे भी थोड़ा सा करना चाहिए इनको, क्या है कि अनाप शनाप व्हीकल निकाल देना, ट्रैफिक बढ़ेगा। आप जैसे मान लो आपके साथ घर में 10 आदमी हैं, 10वीं गाड़ी अगर तो अपनी ला नहीं सकते हैं, जाना उनको वही ऑटो रिक्शा या बस में या किसी में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर ये प्राइवेट इस तरीके से न करके अगर इसी में सिस्टम बना दे, तो एक तो मेन पैसेंजर को भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अपना व्हीकल लेके जाएगा, कहाँ खड़ा करेगा? आज देखते हो पार्किंग में जा ही नहीं सकते आप, जी बिल्कुल। मजबूरी में इसी में जाना पड़ता है। हाँ। हाँ। तो इसीलिए कुछ प्लान लाना चाहिए इनको, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ। अब ये क्या करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग रखते हैं। हमने प्रस्ताव दिया ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की जब भी मीटिंग हो तो यूनियनों को भी बिठाना चाहिए। कुछ प्रपोजल हमारे से भी तो आने चाहिए, सही बात है। जनता में से भी बिठा लिया, कुछ आदमी को बुला लिया। हम तो कहते हैं जनता को बीच में लो ना आप, कि आप उनके भी सुझाव मांगो। जी। सबके जब ज्वाइंटिंग सुझाव आएंगे तो कुछ ना कुछ निचोड़ निकलता है उसमें। अभी जैसे हमने बच्चों के बारे में हम काम कर रहे हैं, जीपीआरएस ऑटो में लग नहीं सकता। उसका रीजन है क्योंकि जीपीआरएस कोई भी खराब कर सकता है, निकाल सकता है। तो हमने अभी ऐप बना रहे हैं हम पर्सनली, जिसके अंदर बच्चा स्कूल से चला, हम्म। वो ऐप से पता लग जाएगा ये बच्चा कहाँ तक पहुंच चुका है घर पेरेंट्स को। हमने इनको जोड़ लेंगे, जी। ये भी काम कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर। जब कि ये आने वाले टाइम में हमें देखने को बस जल्दी से जल्दी डिसीजन, यही महीने 2 महीने 3 महीने के ओके अंदर ओके। वो प्रोसीजर बिल्कुल तैयार है, लेकिन अब उसको स्टेज पर हम लेके आए हैं चालू करने के लिए। ठीक है। तो ऐसी ऐप हमने बनाई है यूनियन की तरफ जी। कि बच्चा जाएगा, उसके अंदर आपको लोकेशन पता लग जाएगी बच्चा कहाँ तक पहुंचा है, क्या नहीं पहुंचा है। जी। तो वो भी हमारे स्तर पे, ट्रैफिक ने बीच में वार्ता करी थी, बोला साहब आप आपकी ऐप बना देते हैं। हमने साहब हमारे यूनियन की ऐप बना लो ना आप, या आपकी गवर्नमेंट की ऐप बननी चाहिए। हमारा तो यह है कि कंपनी की ऐप की बजाय सरकार को अपनी ऐप बनानी चाहिए। आज आप बताओ कि कंपनी ओला ऊबर ये दुनिया भर की कंपनी आ रही है, कमा रही हुए हैं, दे किसको रही हो? बिल्कुल। तो हमारा प्रपोजल हमने सरकार को पहले भी दिया था, ट्रैफिक में भी दिया था हमने, कि एक यूनियन सरकार अपनी ऐप बना ले, जो भी कमाई आ रही है वो जनता के, ड्राइवर्स के लिए, वेलफेयर के लिए उसमें काम में लो ना आप। अब ओला उबर क्या दे रही है इनको? तो सरकार अगर अपनी ऐप बनाएगी तो उस पर कंट्रोलिंग भी रहेगी और सबको, दोनों को फायदा होना चाहिए। आज जो पैसेंजर नहीं बोल पा रहा है कि मैं कंप्लेंट कहाँ करूँ, करोगे तो ओला उबर पर करोगे, वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आज क्या होता है, आपने मेरे से बदतमीजी कर दी पैसेंजर ने, हाँ। तो हमारे पे एक्शन हो जाएगा। आपने कंप्लेंट डाल दी कि साहब ड्राइवर ने हमारे पे करी, तो वो हमारे पे कार्रवाई कर देंगे, जी। आपका ब्लॉक आईडी कर देंगे या कुछ कर देंगे। हमने कह दिया साहब पैसेंजर ने हमारे साथ ये कर दिया, साहब वो तो पैसेंजर है, कह सकता है। मतलब कंपनियों ने इस तरीके बढ़ावा दिया तभी तो पैसेंजर ऐसे बढ़ा ना, नहीं तो वो भी कहता यार ठीक है, अगर इन्होंने गलती करी तो मेरी भी गलती है। सही बात है। कंपनियों ने इस तरीका भी थोड़ा करके, अब सरकार की अगर ऐप होगी तो कुछ तो वो सोचेगी नहीं भाई आपकी भी गलती है। अब प्राइवेट कंपनी तो उनका तो पता है कस्टमर टूट जाएगा, तो वो क्यों बोलेगा आपकी? सही बात है। सरकार के लिए तो हर कोई बोल सकता है, अगर गलत काम करेगी आप भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ। तो मेरा ये है कि ये प्राइवेट कंपनी की जगह गवर्नमेंट को अपनी ऐप चलानी चाहिए, तो उससे पैसा भी आएगा, पैसेंजर को भी थोड़ा सा सस्ता भी मिलेगा, और दोनों ही तरफ जवाब दे ही रहे। दोनों जवाब देंगे, कंट्रोलिंग भी पता लगता रहेगा सब क्या है क्या नहीं है। बाकी हम तो अपने स्तर पे कर रहे हैं और बाकायदा आपको महीने 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि स्कूल वालों से भी मीटिंग होती है तो हम लोग जाते हैं कई बार, तो वो यही समस्या आती है कि साहब बच्चा कहाँ तक पहुंचा। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड में तो हमने नहीं कहा कि हम ये काम कर रहे हैं, पहले हम ये पूछना तो चाह रही है क्या करना चाह रही है। जी। तो उस मीटिंग में मैं जाता हूँ, मेरे को बुलाते हैं जैसे, तो राय अभी हमने दी नहीं, सिस्टम सब तैयार है हमारे पास। हम ऐसा भी जल्दी से जल्दी पूरे स्कूलों में डाउनलोड करवा लेंगे, लो साहब आप अपने बच्चे की लोकेशन पता लग जाएगी आपको।
पेरेंट्स के साथ लिटरली बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम होती है, उनको चिंता रहती है बहुत क्योंकि रहती है, सही हाँ, बात है। तो उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी बड़ी कि हेल्प। उनको कहीं पे भी वर्किंग, आजकल दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो वो अपनी अपनी जगह पे ये देखकर सुनिश्चित हो जाए घर बच्चा पहुंच गया है, स्कूल पहुंच गया है। तो उसे पूरा पता लग रहेगा। अभी पूरा जैसे अपन जाते हैं कई बार ऑनलाइन देखते हैं बस कहाँ तक पहुंची, बिल्कुल ऐसे ऑटो रिक्शा में भी जल्दी से जल्दी आपको यूनियन स्तर पे आपको इसका परिणाम मिलेगा। बिल्कुल। तो अभी जैसे इतनी सारी बातें हम लोगों ने करी, तो इस चीज में मैं अब चाहता हूं कि हम थोड़ा पैसेंजर्स के लिए भी कुछ कहें कि आपको, जैसे मैं बताना चाहूं कि पैसेंजर भी, उसको भी अपना नजरिया बदलना पड़ेगा एक ऑटो वाले के लिए, उसको सिर्फ ऑटो वाला ना कंसिडर करें। सही बात है। क्योंकि अगर आज इनकी एग्जिस्टेंस को हम एक बार के लिए इमेजिन करें कि अगर ना होते तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि हर कोई इंसान जो है भारत के अंदर आज के टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकता खुद का व्हीकल, हर कोई तो नहीं कर सकता, तो कितना ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन फिर बढ़ेगा। अगर ये कहते हैं कि जो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनकी वजह से बढ़ रहा है, तो फिर खुद का व्हीकल तो कोई अफोर्ड कर नहीं पाएगा, नहीं हो रहा है। क्योंकि हर कोई इतना ज्यादा रिच तो है नहीं। तो बिल्कुल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी पैसेंजर्स को जो अपना वो नजरिया बदल सकें? हम मेरा ये कहना है सभी के लिए कि ड्राइवर को आप उसको बिल्कुल ऐसा समझे जैसे घर का मेंबर ही है। अभी आपने देखा होगा एक हनुमान मंदिर में जो एक्सीडेंट हुए थे, मतलब वो जो हादसा हुआ था जी। बम ब्लास्ट का, हाँ हाँ। हमारे ऑटो रिक्शा वाले खुद उसमें डाल डाल के लेकर के गए। आज भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम फटाफट पहले ऑटो वाले डालता था, लेकिन सरकार के द्वारा पहले क्या आता था, पुलिस वाला एम्बुलेंस में वाला फट पकड़ता था, साहब आपने एक्सीडेंट किया होगा। अब सरकार ने इस चीज को भी थोड़ा सा बॉन्ड कर दिया कि ठीक है आप लेके जा सकते हो घायल को भी, तो हम फटाफट उसको लेके जाते हैं। जी। और मेरा ये मानना है कि अगर ड्राइवर के अंदर भी अगर आपको कुछ ऐसी चीजें लगती है तो आप उसको बोलेंगे, या हम उसका भी जैसे नंबर यूनियन के भी होते हैं कि साहब आपके ऑटो वालों के अंदर ये कमी है तो हमारे को बताएं, हम उनको सुधार करेंगे, क्योंकि हमारी भी ड्यूटी बनती है कि आपको लेके जा रहा था वो सुधारें। तो मैं सभी पैसेंजर से भी कहूँगा कि उसको ऐसा ना समझें कि भाई जैसे कोई दूसरा आदमी है, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कई बार फोर व्हीलर वाला, क्यों ड्राइवर ड्राइवर होता है, ये नहीं कहते कि भाई कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल। मालिक चला जाता, वो पैसेंजर गया बेचारा 5 मिनट के लिए पानी पीने चला गया, तो बोला हम 1 घंटे से बैठे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं। होता है सर। ड्राइवर आदमी क्या मजबूरी में करता, कहते हैं ना आज को किसी का झगड़ा हुआ तो देखते यार क्या करूं, यार ऑटो रिक्शा ही चला लेता हूँ या रिक्शा ही चला लेता हूँ। सही बात है। तो मजबूरी में चलाता है, वो खुशी होकर नहीं चलाता है। और फिर सुविधाएं देखो आप, आपको हर चीज की है, कहीं भी जाओ ऑटो रिक्शा हर जगह पे मिल जाता है, आपको बिल्कुल। ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस कार के लिए भी वेट करना पड़ेगा, लेकिन ऑटो आपको मिल जाता है। तो मेरा सभी से निवेदन भी है इस बात का कि आप इनको बिल्कुल कोऑपरेट करें। कोई अगर गलत व्यक्ति है तो उसके लिए आप कंप्लेंट करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंप्लेंट आदमी है तो साहब उसके लिए कुछ नहीं करें, आप गलत भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब सभी ड्राइवर बढ़िया होते हैं, कुछ हमारे में गलत भी होते हैं, हम भी हो सकते हैं दूसरे किसी के लिए। कम से कम पैसेंजर उसको ऐसा लाइक करे, उसको ऐसा लगे कि वाकई मैं बैठा हूँ और अगली बार भी बैठा तो मैं इसी के साथ बैठूँ। बिल्कुल। ऐसा उनको भी सुधारना पड़ेगा, और हमारे ड्राइवरों को भी है कि वो भी थोड़ा सा रखें, और वो भी रखते हैं क्योंकि उनको तो इनकम चाहिए, वो तो बेचारा अपनी पूरी कोशिश करता है। जी। पैसेंजर भी अगर उसको करे तो मैं कहता हूँ दोनों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये। बिल्कुल। और बाकी दूसरे प्रोफेशन की तरह ये भी एक प्रोफेशन है, कोई अपनी रोजी रोटी कमा रहा है इससे, तो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें जानी, और बहुत ज़्यादा एक इंटेलिजेंटली सेशन जो है हमारा पूरा कंडक्ट हुआ। तो मैं बस यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा पूरी कटिंग टीम की ओर से आप सभी को, कि आप ऐसे ही जो है लोगों की सेवा करते रहे, बिल्कुल। और आगे भी जो है हम ऐसे ही जो वेलफेयर प्रोग्राम्स और इन सब के तहत जो है देखना चाहेंगे। तो मेरा निवेदन है कि अगर ये वीडियो पहुंच पाती है तो आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपने सर की बातों से सुना कि कितने ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सरकार का अगर इसमें और कंट्रीब्यूशन होगा तो ये चीज़ें और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकती हैं, जो कि अभी सर अपने लेवल पे कर ही रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी आशा करते हैं हम। सो थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। प्रोग्राम में बने रहने के लिए।